इस लेक्चर में IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल 1 के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं बेसिक ईपीएस। तो इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में हमें सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिखता है जो हमारे शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ कंपनी में। फिर हमें रिटेन अर्निंग दिख रही है और एक हमें प्रेफरेंस शेयर दिख रहे हैं। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं इसी को तो अभी हमने अंडरस्टैंड करना है। अब कंपनी को क्या होता है कि जब और इन्वेस्टमेंट की कैश की नीड होती है, जब कंपनी और कंपनी को रेज करना होता है फाइनेंस अपना, तो कंपनी इन शेयर होल्डर्स को कहती है कि इन्वेस्ट कर दो एक कंपनी में। तो जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें नॉर्मल जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनके मुकाबले में कोई प्रेफरेंस दी जाएगी, कोई एडिशनल बेनिफिट होगा तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल कंपनी इनको एक एडिशनल बेनिफिट ये देती है कि आपको डिविडेंड जो है एक फिक्स परसेंटेज सेट हो जाती है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाएगा और पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर इन शेयर होल्डर्स की बारी आएगी। मतलब पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जब भी ये मैंने जो एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, इसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आके रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है, यहाँ से फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दी गई, इररिडीमेबल वालों को, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पहले प्रेफरेंस दी गई कि आपको पहले यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसके ऊपर परसेंटेज लग के जो हमारे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने कहा। फिर अब अंडरस्टैंड करना है कि इररिडीमेबल इसको क्यों कहते हैं। इररिडीमेबल इसलिए कहते हैं कि कंपनी के लिए ये इक्विटी है। इक्विटी क्यों है? क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी से आके कैश रिटर्न नहीं मांग सकता, रिडीम नहीं करा सकता इसको। क्यों? उसको अगर बेचना है या उसको नहीं चाहिए तो वो मार्केट में जाके ट्रेड जरूर कर सकता है। जैसे ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, इस तरीके से ये मार्केट में जाके ट्रेड कर सकता है, लेकिन कंपनी से आके इसका कैश नहीं मांग सकता, इसलिए कंपनी के लिए इक्विटी। अब दूसरा हम आगे बढ़े तो कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज आ रही हैं, उसमें बैंक लोन आ रहा है और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर अगेन भाई के इनको प्रेफरेंस होगी, पहले इनको डिविडेंड मिलेगा नॉर्मल शेयर होल्डर के मुकाबले में। अच्छा, अब इनको रिडीमेबल क्यों कहा जाता है? रिडीमेबल इसलिए कहा जाता है जैसे कि बैंक लोन की एग्जाम्पल है, बैंक से लोन लेती है कंपनी, बैंक से जब लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही होती है। फाइनेंस कॉस्ट सेल्स से हम जब ऊपर से चले कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, उसमें फाइनेंस कॉस्ट का जब पोर्शन आता है तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बैंक लोन आ रहा है। बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं और जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तो बैंक को लोन हमने रिटर्न कर दिया, तो इसलिए कंपनी के लिए लायबिलिटी। सेम जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। हमने शेयर होल्डर से कैश ले लिया हुआ होता है, उनको हमने शेयर दे दिए हुए होते हैं, लेकिन जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो आके रिडीम करा सकते हैं शेयर, तो वो आके शेयर वापसी करके कंपनी से कैश लेके जा सकते हैं। इसलिए कंपनी के लिए ये नॉन कंपनी के लिए जो है ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इसलिए इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखा जाता है। अब जिस तरह बैंक लोन का इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, इसी तरीके से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अब सारा अगर बात का कंक्लूजन लिया जाए, पहले इसको रीड कर लेते हैं कि इररिडीमेबल, ये जो हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे ये क्या होते हैं? दीस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी, जब हमने इसको इक्विटी वाले पोर्शन में रखा हुआ है, एंड द डिविडेंड रिलेटिंग टू सच शेयर इज प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इसका डिविडेंड आ रहा है। That this dividend must be deducted from profit for the year to arrive at profit attributable to ordinary shareholder। अब ये ईपीएस की वर्किंग में इसको कैसे करना है इसको अभी ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? दीस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटीज, यहाँ पे इसको हमने लायबिलिटी में रखा हुआ है। Any dividend relating to such share is recognized as a finance cost in the statement of profit and loss। the statement of profit and loss में हमने इसको फाइनेंस कॉस्ट में जाके रखा हुआ है। और फिर इसका जो करना किस तरीके से है वो तरीका लिखा हुआ है वो इसको अंडरस्टैंड करें। अब क्या होगा कि हमने जो ईपीएस का फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया है उसमें क्या है, ईपीएस किस तरीके से आएगा? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिवाइड कराएंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। हमने डिवाइड कैसे कराने? खाली ऑर्डिनरी शेयर से। वेटेड एवरेज सीखेंगे आने वाले एग्जांपल्स में
ये वेटेड एवरेज क्यों रखते हैं। अब इससे बात करते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स, तो हमने सब डिवाइड कराना है ऑर्डिनरी शेयर से। इसमें प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल वाले नहीं, हमने सब डिवाइड किससे कराने हैं, ऑर्डिनरी शेयर से। तो जब ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड कराने तो उसके ऊपर आने वाला जो अर्निंग होगी, अर्निंग मतलब कंपनी का प्रॉफिट, तो खाली ऑर्डिनरी शेयर्स का प्रॉफिट ऊपर रखेंगे। तो अब जैसे अगर यहाँ देखा जाए, ये प्रॉफिट आया, ठीक है, ये प्रॉफिट आके यहाँ रिटेन अर्निंग में आ जाता है और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब अगर यहाँ इस प्रॉफिट की बात की जाए कि यहाँ तक प्रॉफिट आते हुए सेल से चले, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, फाइनेंस कॉस्ट आई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसमें से टैक्स हमने दे दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। तो अब इस प्रॉफिट तक आते हुए ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था ये ऑलरेडी लेस हो चुका है, ठीक है, मतलब इनको प्रेफरेंस थी, हमने पहले ही इनको दे दिया। अब इस प्रॉफिट के ऊपर हम इन शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते, ये वाले प्रॉफिट पे। वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये वाले पर शेयर होल्डर बोलेंगे कि भाई हमें किस बात की प्रेफरेंस, हमें तो आपने कहा था कि पहला हक हमारा है, हमें प्रेफरेंस दी थी आपने। तो अब इसलिए ये प्रॉफिट जब यहाँ आता है तो इसमें से हमने पहले इनको प्रेफरेंस दी, यहाँ इनको डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड इनको दे दिया इररिडीमेबल वालों को, फिर जो बच गया वो हमने ऑर्डिनरी डिविडेंड दे दिया। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर मैं माइनस कर दूँ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आने वाला जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दूं, तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस प्रॉफिट में से ये तो ऑलरेडी माइनस था रिडीमेबल वाला, फिर रिडीमेबल वाला हमने माइनस कर लिया, तो खाली प्रॉफिट किसका बच जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स वाले का। तो अब अगर इधर मैं लिख दूं अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो ये बात हमारी अब पूरी हो जाएगी कि अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैसे आएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स माइनस कर देंगे, क्योंकि इनको हमने प्रेफरेंस दी है, इसलिए इस जब ऑर्डिनरी शेयर्स रखते हैं तो खाली प्रॉफिट भी ऑर्डिनरी शेयर्स वाला होना चाहिए। और रिडीमेबल वाले ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे आते आते प्रॉफिट तक रिडीमेबल वाले ऑलरेडी माइनस है। तो जब भी यहाँ पे लिखा होता है कि रिडीमेबल का किस तरीके से वर्किंग होगी, इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस एंड नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, जब भी हमने इसमें से माइनस भी नहीं किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। जबकि यहाँ क्या हुआ, दिस डिविडेंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ईयर टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो ये वाला जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसको हमने लाजमी इररिडीमेबल वाले को माइनस करना है ताकि हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट बचे। तो ये हमारी होगी कॉन्सेप्ट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर गालिब लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 मिलियन का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दिया। GL paid ordinary dividend of rupees 150,000 and preference dividend of 65,000 on redeemable preference shares। अब ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ रही है कि ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या होता है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारी कंपनी की लाइबिलिटी होती है। तो आगे बताया भी है, द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज एंड अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट IFRS। GL had 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ये बता दिए कि 1 मिलियन है और हर एक शेयर की अमाउंट 10 रुपए है, पार वैल्यू बताई हुई है। इनिशियल थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट करने हैं बेसिक EPS फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1। तो EPS फाइंड कर लेते हैं, कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया हुआ है 3.5 मिलियन का, ठीक है, और नीचे रखने हैं हमने ऑर्डिनरी शेयर्स। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर्स रखते हैं, शेयर्स की अमाउंट नहीं रखनी, मतलब रुपीज नहीं रखना, हमें शेयर्स कि कितने हैं वो रखने हैं। तो शेयर्स बताए हुए कि 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो इससे हम डिवाइड करा देंगे। तो कंपनी का EPS क्या आ जाएगा, 3.5 मिलियन को 1 मिलियन से डिवाइड कराएंगे तो कंपनी का EPS आ जाएगा 3.5 रुपीज, 3.5 अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिडीमेबल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये जो रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर था ये ऑलरेडी डिडक्ट हुए थे, ये इस प्रॉफिट तक आते हुए ये रिडीमेबल वाले ऑलरेडी डिडक्ट थे, इसलिए हमने इसको माइनस नहीं किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। और अगर इररिडीमेबल क्वेश्चन में नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3.5 मिलियन
माइनस जीरो क्यों, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे जीरो है तो जीरो लिखा मैंने, और 1 मिलियन से डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास आंसर अगेन सेम बन जाएगा 3.5 की हमारे पास ₹3.5 अर्निंग पर शेयर हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से हमने ये अंडरस्टैंडिंग कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट को क्लियर